नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप आज हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 220 लेकर के। और आज है 9 मई 2023 और मंगलवार है। तो सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, बस यही कामना, यही प्रार्थना। कहानियों का सिलसिला लगातार चलता रहे, ये अपने आप से वादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को सुने, ऐसी अपेक्षा। तो कल आपने सुना कि अक्टूबर 2018 में कानपुर जाना हुआ और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि 5वें कन्वेंशन की नींव पड़ गई। कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर सचमुच मेहरबान होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो पूरी कहानी क्या है, सिलसिलेवार ढंग से बताने की कोशिश करता हूँ। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, NFB, इस नाम से तो आप सभी परिचित ही हैं। और अक्टूबर 2018 में कानपुर में इस लोकतांत्रिक गैर सरकारी संगठन के चुनाव थे। और राजस्थान से भी एक बहुत बड़ा ग्रुप गया था वहाँ पर, बल्कि यूँ कहिए कि अजमेर से एक बहुत बड़ा ग्रुप गया था, तो मैं भी उसका हिस्सा था। उन दिनों थोड़ा सा समय भी था, कोई ऐसी परेशानी भी नहीं थी, और देवास कन्वेंशन के बाद लग रहा था कि थोड़ा अब रिकॉर्डिंग क्लब के कार्यों से भी वक्त निकाल करके कुछ मनोरंजन, मौज मस्ती, कुछ अपने लिए, क्योंकि वो तो टोटली अलग से अलग एक तरह का कार्यक्रम था ना। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दिनों दिमाग में एक अजीब सी हलचल भी होना शुरू हो गई थी, जो कि धीरे धीरे आप जब कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हलचल वैसे थी गलत, लेकिन क्या करें, अब दिमाग तो दिमाग है, मन तो कहीं भी जा सकता है। वो हलचल पहले बताता हूँ क्या थी। हलचल ये थी कि यार, अब रिकॉर्डिंग क्लब के बाहर के जो कार्यक्रम हैं, आयोजन हैं, उनमें जाया जाए ताकि उन कार्यक्रमों के माध्यम से ये फीडबैक मिल पाए कि देश में आज रिकॉर्डिंग क्लब की स्थिति है क्या, रिकॉर्डिंग क्लब कितना पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है। ये मतलब जो है, मन में जब बात आई तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई बहुत ही भयंकर परिवर्तन हो गया होगा, या कोई बहुत ज़्यादा लोगों में चर्चा होगी। बाद में इसके परिणाम जो मुझे महसूस हुए वो मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा, लेकिन उन दिनों ये भी एक मन में बात आना शुरू हो गई थी। खैर, जो भी हो, NFB के इलेक्शन में तो जाना ही था कानपुर में। और वैसे कहानी ये भी है कि 2018 में इलेक्शन थे, उसके बाद इस वर्ष ठीक 5 वर्ष के बाद 18 जून को एक बार फिर से NFB के इलेक्शन है। इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। एक स्थान पर सबको बुला करके, वो शायद अंतिम इलेक्शन था। अब जहाँ जहाँ NFB की ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वहाँ वहाँ इलेक्शन होगा 18 जून को। राजस्थान का जो बूथ है वो अजमेर को बनाया गया है, तो अजमेर में है। मतलब ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे आप सब जानते ही हैं इस बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो NFB के इलेक्शन में जब हॉल में सब लोग इकट्ठा हुए, जीबी चल रही थी, उसकी जो बोलते हैं जनरल बॉडी की मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर जब हम लोग हॉल में बैठे, मेरे साथ अर्पण जी थे और भी 1-2 लोग थे,
मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे आगे की लाइन में सिटी पटेल सर बैठे हुए हैं। और सिटी पटेल सर को मैं उदयपुर कन्वेंशन से जानता ही था, क्योंकि उदयपुर में वो आए थे। उसके बाद उनसे सीधा यहाँ कानपुर अधिवेशन में मिलना हो रहा था, कानपुर इलेक्शन में मिलना हो रहा था। तो जैसे ही मैंने उनकी आवाज़ पहचानी, मैंने उनसे नमस्ते किया, हाय हेलो किया, और वो भी पहचान गए। उन्होंने कहा अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये सब जो होता है। आधा है ऐसे ही मैंने पूछा कि आपके साथ और कौन बैठा हुआ है। उन्होंने कहा ये यूसुफी भाई कापड़िया हैं। मैंने कहा अच्छा। उनसे भी नमस्ते हुई। फिर जैसा कि सिटी पटेल सर की आमतौर पर आदत है थोड़ा मजाक करने की, उन्होंने कहा अरे यार संदीप भाई क्या है ये, तो तुमने इनको कापड़िया साहब को नाराज़ कर दिया। मैंने कहा कैसे, कि तुमने तो अभी देवास में कर लिया कार्यक्रम, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनके यहाँ बहुत अच्छी संस्था है, बहुत कुछ है इनके यहाँ, आप कर सकते हो, आपने बात ही नहीं करी। जबकि आपके साथ ये जुड़े हुए भी हैं, मतलब रिकॉर्डिंग क्लब ग्रुप नंबर 3 में यूसुफी सर जुड़े हुए थे, और लगभग 2017 से ही जुड़े हुए हैं। अब तो खैर मेन ग्रुप में, और अब तो अलग कहानी है, तो वो है ही मेन हम सब के लिए। तो लेकिन उनसे बातचीत नहीं थी, बस परिचय था कि हाँ कोई है, गुजरात से हैं, पूरा इतना वो नहीं था। लेकिन पटेल सर ने बता रखा था। तो मैंने कहा अरे सर, फिर उन्होंने कहा कि तुम पता नहीं अगली बार भी कहाँ करने वाले हो, और ये वो। तो मैंने कहा अब सर चौथा कन्वेंशन, मुझे तो कहानी मालूम ही थी मन में कि भाई वो तो आबू के लिए फिक्स है, पहले से ही तारीख वारीख मिल गई है, और विपुल भाई की इच्छा थी वहाँ की, और देवास में भी करना ज़रूरी था। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि आपके यहाँ अगर संभव है कार्यक्रम तो ठीक है, अभी तीसरा कन्वेंशन हुआ है, चौथा तो नहीं लेकिन 5वां कन्वेंशन निश्चित रूप से आपके यहाँ किया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। बस ये जो बात हुई वहां पर, इसीलिए इतिहास गवाह है कि यहीं से ये खलबली मचना शुरू हुई कि हाँ यार अपने 5 कन्वेंशन की व्यवस्था हो गई, और एक और राज्य भी जुड़ने वाला था, तीसरा राज्य। और कापड़िया साहब यानी यूसुफी भाई कापड़िया साहब खुद इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन इतने सिंपल हैं कि वो ग्रुप में जुड़े हुए थे। चाहते तो इस ग्रुप का उनके लिए कोई खास महत्व भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति वाकई में बड़ा होता है, वो छोटों को कैसे सम्मान देना या साथ लेकर के चलना, ये उसको भलीभांति आता है। ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल नाम की संस्था वो चला रहे हैं पिछले 20 वर्षों से, और अब तो हम लोग वहाँ जाकर के कार्यक्रम भी कर चुके हैं, इसलिए हमको तो सब कुछ ही मालूम है वहाँ के बारे में। फिर भी उन्होंने जिस सादगी से और जिस उत्साह से इस बात की सहमति व्यक्त की कि हाँ आप लोग 5वां कन्वेंशन हमारे यहाँ कर सकते हो, या जब भी, मतलब 5वां नहीं लेकिन जो भी, उन्होंने कहा कि भाई जब भी कार्यक्रम करना चाहो हमारे यहाँ कर सकते हो। इतना ही काफ़ी था। मैंने कहा चलो चौथा हो जाएगा, उसके बाद कार्रवाई शुरू कर देंगे उधर की भी। तो फिर उसके बाद आप सब जानते हैं 2021 में जहाँ रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप भी लॉन्च हुआ, 18 से 20 नवंबर 2021 को रिकॉर्डिंग क्लब का 5वां कन्वेंशन दाहोद में हुआ, जो कि पहले 2020 में होना था। कोरोना की भेंट चढ़ गया, और 2020 एक ऐसा वर्ष है कि रिकॉर्डिंग क्लब का कन्वेंशन नहीं हो पाया। बाकी तो 17, 18, 19 में हुए, 21, 22 में भी हुए, और 23 में भी पूरी संभावना है कि होगा ही। तो ये सिलसिला आने वाले समय में जारी रहता है या टूटता है, ये तो अब भविष्य के गर्भ में ही है। बहरहाल वहाँ से एक बहुत अच्छी पहचान कापड़िया साहब से भी शुरू हो गई, और फिर धीरे 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 उनसे कभी कभार बातचीत भी होने लगी। और उसके बाद तो ये हुआ कि 5वां कन्वेंशन उनके यहाँ हुआ, छठा भी जब आबू में हुआ तो उसमें वो आए भी सही, और अब तो लगातार महीने में 1-2 बार उनसे आराम से बातचीत हो ही जाती है, और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन पूरा रिकॉर्डिंग क्लब के साथ में है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साथियों जो सीखने की होती है। बाकी
लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो दिलो दिमाग पर छा जाती है, रह जाती हैं, छप जाती हैं, और ये घटना भी उन्हीं में से एक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई चौथे कन्वेंशन से पहले, और ये एक इत्तेफाक ही समझिए, दूसरे कन्वेंशन से पहले चौथे कन्वेंशन की व्यवस्था हो गई थी, यानी आबू रोड के कन्वेंशन की जो कार्रवाई है वो हमारी 2017 में उदयपुर कन्वेंशन से पहले ही शुरू हो गई थी, और तीसरा कन्वेंशन होते ही पांचवे की व्यवस्था हो गई। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है ईश्वर जैसे बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो, और ईश्वर याद कब आते हैं? जब ऐसा लगता है सब कुछ काम अपने मर्जी के मुताबिक हो रहा हो, कहीं पर भी ऊंच नीच हो जाती तो फिर ईश्वर पे थोड़ा क्रोध भी जल्दी आ जाता है। खैर, जो भी सर्वशक्तिमान है वो सबके जो इच्छित कार्य हैं उनको सफल करे, बस यही कामना करता हूँ इस अवसर पर। कानपुर का जो इलेक्शन था वो हुआ, जो कुछ हुआ सो हुआ। एक कार्यकारिणी बनी, उसने 5 साल अपना कामकाज किया एनएफपी में, और अब इस बार पूरी कार्यकारिणी लगता है बदलने वाली है, क्योंकि फिर इलेक्शन है। और इसमें जो एक तो हमारी जो राजनीति बड़ी अजीब सी लगती है मुझे, क्या इसमें किसको पक्ष माना जाए, किसको विपक्ष माना जाए, जबकि है नहीं कोई भी, न पक्ष में न विपक्ष में, सब संस्था के सदस्य हैं, लेकिन उनकी जो गतिविधियां हैं वो तो किसी भारी भारी सबकी, मतलब पक्षी हो चाहे विपक्ष हो, बड़ी भारी भरकम गतिविधियां हो जाती हैं चुनाव में। तो वही सब इन दिनों भी चल रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा समय है कि कानपुर इलेक्शन को ज़रा याद किया जाए, और थोड़ा टाइम मशीन को थोड़ा रिवाइंड करके उन घटनाओं को याद करने का प्रयास किया जाए। बड़ा अच्छा रहा आयोजन, और बड़ा मौज मस्ती भी करी हमने वहाँ पर कानपुर में। कानपुर अंध विद्यालय भी जाने का अवसर मिला, और बहुत सारे दोस्त भी मिले। लेकिन कानपुर मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए था कि मैं गया तो किसी और काम के लिए था, लेकिन हो गया अपना ही काम। साथियों, कभी कभी सार्वजनिक जीवन कब मुसीबत बन जाए आपको पता नहीं होता है। कई बार दोस्त और सहयोगी, इन दोनों में अंतर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आप चाहते भी हैं उनको टालना, लेकिन आप टाल नहीं पाते हैं। ऐसे ही साथियों के साथ रहते रहते, चलते चलते एक दिन ऐसा आ जाए जब रात की 11:30 बजे कोई आपके घर का दरवाज़ा खटखटाए, और बिना किसी पूर्व सूचना के उसके लिए रात को 12 बजे भोजन तैयार करना पड़े, तो आप समझिए कि परिवार की स्थिति कैसी हो सकती है। और फिर उसको संभालना, सिचुएशन को कितना भारी पड़ सकता है। ये सब भी हुआ। कैसे हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, किसकी वजह से हुआ, और आगे वो कहानी बढ़ते 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 कहाँ चली गई और क्यों ये सब हुआ, ये कल के अंक में सुनाऊंगा। आज अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।